अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेड 12 की फिज़िक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ते हुए हम अपनी गुफ्तगू को क्वांटाइज्ड एनर्जी तक ला चुके हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी भी सीख चुके हैं। क्वांटाइज्ड एनर्जी के बाद आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम बात करने वाले हैं एक्साइटेशन एनर्जी पे। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट, एक्साइटेशन एनर्जी से क्या मुराद है? एक्साइटेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? ये एक्साइटेशन एनर्जी दी कैसे जाती है? ये तमाम वो सवालात हैं जिनका आंसर आप आज के इस लेक्चर में हासिल करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के हमेशा की तरह चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम बात कर चुके हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी पे। हम एक ऐसा फॉर्मूला निकाल चुके हैं जिससे एक ऑर्बिट की एनर्जी अगर पता हो तो आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ साथ एक हाइड्रोजन के एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कैलकुलेट की। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, बात को यहां से आगे बढ़ाते हैं और अब गुफ्तगू करते हैं एक्साइटेशन की। क्वांटाइज्ड एनर्जी ही में एक्साइटेशन के एतबार से भी कुछ सवालात पूछे जाते हैं। अलबत्ता किताब में इसकी हेडिंग तो मौजूद नहीं है, लेकिन सवालात अक्सर एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो जिनका इल्म आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, एक्साइटेशन क्या है, इस पॉइंट को समझने के लिए एक छोटी सी हेडिंग देते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी की। इसके बाद फिर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ऊपर भी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्साइटेशन से क्या मुराद है? फिर से हम एग्जांपल लेते हैं उसी एटम की जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि हाइड्रोजन का एटम है। एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और उसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी गुफ्तगू में, पुरानी डिस्कशन में ये बात आपको बता चुका हूं कि ऑर्बिट्स या शेल एक मोटरवे की तरह, एक हाईवे की तरह होते हैं। जरूरी नहीं कि हर हाईवे पर हमेशा ट्रैफिक हो। कोई हाईवे, कोई मोटरवे कभी खाली भी हो सकती है। इसी तरह से हर शेल और हर ऑर्बिट जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन से लैस हो। मुमकिन है कि कोई शेल, कोई ऑर्बिट कभी खाली भी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हाइड्रोजन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो वो पहले ही ऑर्बिट में मौजूद होता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हाइड्रोजन के पास पहले ऑर्बिट के अलावा और कोई ऑर्बिट मौजूद नहीं। ऑर्बिट्स मौजूद हैं, मगर वो ऑर्बिट्स उसी मोटरवे की तरह खाली हैं जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं। इसी तरह से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट वेयर वी कैन सी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बट वी हैव सम हायर ऑर्बिट्स एज वेल। हमारे पास कुछ हायर ऑर्बिट्स भी मौजूद हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ मजीद ऑर्बिट्स भी बना दिए। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग एन इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हाईलाइट इसलिए करूं ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन की। एक्साइटेशन से क्या मुराद है? मैं ये भी आपको बता चुका हूं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत काबिल गौर पॉइंट है, बहुत काबिल गौर नुक्ता है। एक इलेक्ट्रॉन फकत उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। इसी अमल को एक्साइटेशन कहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, मैं गुज़श्ता लेक्चर में भी इस ऑर्बिट को लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट कह चुका हूं। तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन नीड सम एनर्जी टू गो इनटू द हायर ऑर्बिट। हम कहते हैं कि इस ऑर्बिट की एनर्जी है E1। इससे ऊपर वाले ऑर्बिट की एनर्जी यकीनन E2 होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को आखिर कितनी एनर्जी चाहिए कि वो
ट्रांजिशन कर सके E1 से E2 में, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी? इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। गुफ्तगू तो बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई है। इसको लिख भी ले, लिखनी जरूरी है क्योंकि किताब में एज सच इसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं, इसलिए लिखवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव, जिसको आप ट्रांजिशन भी कहते हैं, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अब मैंने यहां पे एक नया लफ्ज, एक नई टर्म यूज की। डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट क्या है? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट या पहले शेल को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो मुझे यकीन है कि समझ आ चुका है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप और मैं इस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यकीन कीजिए, अगर तो आपका बहुत एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे यकीन है कि आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी सूरत भी इस टॉपिक को, इस एनर्जी के कैलकुलेशन को सोच के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने, मैं ये जुमला भी लिखवा चुका हूं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करना है तो वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितना इन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस है। सो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या आएगी? डेल्टा ई के इक्वल आएगी, विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगी? E2 माइनस E1। डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट पे है जहां एनर्जी है 1, जाना चाहता है दूसरे पे जहां एनर्जी है 4। तो कितनी एनर्जी है जो उसके पास कम है, कितनी कमी है उसके पास? एक उसके पास है 4 पे जाना चाहता है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? आप कहेंगे सर 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3। सो दैट इज डेल्टा ई, E2 माइनस E1। तो बस आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना, आपके पास जवाब खुद ब खुद चल के आएगा। तो चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा ई वुड बी इक्वल्स टू, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास E2 की बाज़ाब्ता एक रिकॉर्डेड या एक कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो क्वांटाइज एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं, हम क्वांटाइज एनर्जी के फॉर्मूला से सोल्यूशन कर लेंगे। E2 के लिए जरा जहन पे जोर दीजिए, हमने क्या फॉर्मूला किया था? आपके रेफरेंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूं, आपको यकीनन याद होगा En इज इक्वल्स टू माइनस E0 ओवर n स्क्वायर। बहुत मशहूर फॉर्मूला, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कैलकुलेट कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो मैं इसी फॉर्मूले का सहारा लूंगा सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए। अब En नहीं E2 है, तो लिखा कैसे जाएगा? माइनस E0 ओवर n नहीं है, 2 है, तो ओवर 2 का स्क्वायर। माइनस E1 की जगह क्या लिखूंगा? माइनस E0 ओवर 1 का स्क्वायर। सिंपल। तो नाउ यू हैव गॉट fully control on the values. Solve कीजिए dear students, what you will get? Delta E is equals to minus E0 over 4 minus minus plus E0 over 1 का स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल 1 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये जो E0 है ये क्या है? E0 एक कांस्टेंट है जिसे हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करके निकाल चुके हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट।
याद रहे कि मैंने आपको इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी करवाई है और जाउल्स में भी करवाई है। दोनों वैल्यूज का इल्म होना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कुछ भी पूछ ले, आपको हर लिहाज से तैयार होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 over 4 प्लस 13.6। जी, हाउ वुड यू डू दैट? कैसे करेंगे? मुख्तलिफ तरीके हैं इसे करने के। एक तरीका तो ये भी है कि आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कैलकुलेटर पे 13.6 को पहले 4 पे डिवाइड करें, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करके फाइनल आंसर को कैलकुलेट कर लें। मैं तरीका चूज करूंगा डायरेक्ट कैलकुलेशन का। -13.6 को पहले 4 पे डिवाइड करूंगा, नेगेटिव में एक वैल्यू आएगी, उसे 13.6 में ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट वुड बी समथिंग 10.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। तकरीबन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जवाब आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये डेल्टा ई क्या है? चलें अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिजल्ट जो आपके सामने रखना है। ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये वो एनर्जी है, अगर इस पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं किसी तरह 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने में कामयाब हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में एक्साइट हो जाएगा। ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे इतनी एनर्जी दी कैसे जाए? देखिए, कड़ी से कड़ी मिलती है, चीजें कनेक्ट होती चली जाती हैं। हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे शेल में भेजना है, तो एनर्जी कितनी दरकार है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दरकार है। सवाल ये पैदा होता है कैसे एनर्जी दी कैसी जाए? ये बिल्कुल वैसा सवाल है जब मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा था, मैंने आपको सिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है इलास्टिक कलियन से। आप उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी मुकम्मल तर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर देगा। तो यहां पर भी यही टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं। सो मुख्तलिफ मेथड्स है, मैं आपके साथ तमाम टेक्निक्स शेयर करूंगा। सो दिस इज an electron in the first orbit, and you need to shift it to the second orbit, and how much energy is needed? The energy of 10.2 electrons volt। एक तरीका ये है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से कलिजन करवा के, टकरा के। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, लेट्स से इसके पास मिनिमम अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हुई, हेड ऑन कोलिजन करेगा, इसे टकराएगा, अपनी मुकम्मल तर एनर्जी इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम को दे देगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड शेल में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। सो दिस इज द वन मेथड। ये एक तरीका है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपसे और भी शेयर करता हूं, इसे एक्साइट कैसे किया जाता है। गौर से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास यही हाइड्रोजन का एटम मौजूद है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मौजूद है, लाइक दिस। हम इसे भेजना चाह रहे हैं सेकंड शेल में। एनर्जी का डिफरेंस आप अब जान चुके हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस पे लाइट फॉल करवाऊंगा, फोटोन फॉल करवाऊंगा, एनर्जी फॉल करवाऊंगा। तो ये मिनिमम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस फोटोन में से? पहले सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए जो एनर्जी फॉल करवाऊंगा उसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एक्साइट हो जाएगा पहले से दूसरे सेल पर। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं?
इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में आपने क्या देखा था डियर स्टूडेंट्स? चीजें बहुत सिंपल हैं, यकीन कीजिए चीजें बहुत सिंपल हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि जब हायर शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करके आ रहा है तो जो एमिट कर रहा है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने एक फोटोन उस पर फॉल करवाया, उसने अपनी भूख के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और जंप करके चला गया सेकंड ऑर्बिट पे। एब्जॉर्ब कर लिया, ले लिया, इसी वजह से इसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वही एनर्जी है जो आपने कैलकुलेट की है एज अ नेम ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये दो तरीके हैं जिन तरीकों से आप इसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके पास अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ चुकी है तो सवाल फिर ये पूछा जा सकता है कि इसका फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, फिर से आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने सिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है पहले से दूसरे में भेजने के लिए एक तरीका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर फायर करो, बम्बार्ड करो। इलास्टिक कलाइजन होगी, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन इसे अपनी एनर्जी दे देगा 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की, तो ये एक्साइट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू गिव दिस इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन्स? आप इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी कैसे देंगे? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए हम कैथोड यूज किया करते हैं, एंड कैथोड में एक फिलामेंट है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड टर्मिनल है। इस फिलामेंट को जोड़ा जाता है एक बैटरी के साथ, एक पोटेंशियल के साथ, ताकि इसे गर्म किया जा सके, और कैथोड को जोड़ा जाता है नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। कैथोड गर्म होती है, नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इसे थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब गौर से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त कैथोड से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर भी नेगेटिव चार्ज है। सो बिकॉज ऑफ रिपल्शन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स दिस टारगेट। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसका जिम्मेदार कौन है? पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का पोटेंशियल इसके लिए जिम्मेदार है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही तो हमने फाइंड आउट करना है कि आखिर कैथोड को कितना पोटेंशियल दिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी मिल जाए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप और मैं, हम सब ये बात जानते हैं चैप्टर नंबर 12 से, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वर्क वुड बी इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल्टा वी। आपको पता है कि वर्क एनर्जी को कहते हैं, एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू क्यू इनटू डेल्टा वी। तो यहां पर एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है? यू नीड द एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का है, वोल्टेज कितने दरकार है, यही आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कह रहे हैं। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा? 10.2 electrons volt divided by 1 electron. This electron will get cancelled with this electron and you will get delta V as 10.2 volts. तो dear students, आप इस हिटिंग या कलिजन करने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे कैथोड से, जिसका पोटेंशियल 10.2 वोल्ट सेट किया जाएगा, जिससे इसको एनर्जी मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर यही इलेक्ट्रॉन जाकर हाइड्रोजन के पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को टकराएगा और अपना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन को दे देगा।
जैसे हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल से एक्साइट होकर दूसरे शेल में चला जाएगा। सो अब आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस से लैस हो चुके हैं, आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस सीख चुके हैं, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सीख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपने देख लिया वो एनर्जी जो हाइड्रोजन का एटम चाहता है अपने इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में भेजने के लिए। अब हम थोड़ी सी बात जो अगली क्लासेस में करेंगे वो होने जा रही है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे जंप करके आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा, एक फार्मूला भी डिराइव करवाऊंगा और आखिर में वेवलेंथ के लिए भी फार्मूलाज ड्राइव करवाऊंगा। तो एक जहन सेट करके अगली क्लास में जरूर आइएगा जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाइड्रोजन का एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल से पहले शेल में वापस चाहेगा, वापस बुलाएगा, तो कितनी एनर्जी एमिट होगी। ज़ाहिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर होल्ड करेगा। जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी वही एनर्जी ये एमिट भी करेगा। यानी कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 की एनर्जी एमिट करेगा। ये थोड़ी सी प्यास मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के हवाले से लगा कर जा रहा हूं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपके साथ मुलाकात करूंगा आने वाले अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।